स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे छात्र कह रहे थे सर बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करो। तो आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम का पार्ट 1 वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मैं आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक इसमें क्लियर कराने वाला हूँ। तो आज का हमारा है क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, अध्याय आपका 6 है जो NCERT बुक है, जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हमें जानना जरूरी है स्टूडेंट जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूं। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं वह सभी प्रक्रम, जैसे प्रक्रम होता है। ठीक है, तो वे जो प्रक्रम है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इसके बाद हमारा पोषण का टॉपिक आता है। तो स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं पोषण क्या होता है और पोषण के प्रकार। तो पहले आप लोगों को जानना जरूरी है आखिर में पोषण होता क्या है। तो देखिए, पोषण क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें जीवधारियां अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी जो होते हैं अपने पर्यावरण से जो पोषक तत्व होते हैं उसका मतलब ग्रहण करते हैं, खाते हैं। पचे भोजन का अवशोषण, जो पचे भोजन होते हैं उन्हें खाते हैं तो वो भोजन जो पचता है उसका अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। समझे बात को मैंने क्या कहा। देखिए, वह प्रक्रम जिसमें जीवधारियां, जैसे आपका जो प्रक्रम है उसमें जीवधारियां अपने पर्यावरण, जैसे उनके आसपास जो पर्यावरण होते हैं से पोषकों का अंतर्ग्रहण करते हैं, जैसे वहां से जो पोषक चीज होते हैं उसका अंतर्ग्रहण करते हैं। पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, इसे आप लोग एक एक टॉपिक को नोट कर लीजिए, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आप लोगों को बताते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण आप लोगों का जो होता है, नंबर 1 प्रकार आप लोगों का होता है स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण, ठीक है स्टूडेंट, स्वापोषी पोषण। और नंबर 2 आपका होता है विषमपोषी पोषण। आप लोगों को दोनों समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, विषमपोषी पोषण तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, सब कुछ समझ में आने वाला है। नंबर 1, स्वापोषी पोषण क्या होता है। देखिए, ऐसे जीव जंतु जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, जैसे आप लोग देखिए से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे आप लोग समझिए, ऐसे जंतु जो कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वापोषी पोषण कहलाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आप पेड़ पौधों को ले लीजिए, पेड़ पौधे क्या किसी से भोजन मांगते हैं या किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं? वो तो ना चलते हैं ना कुछ करते हैं, केवल उसी स्थान पर मतलब लगे रहते हैं। लेकिन वो भोजन कैसे बनाते हैं आप लोग समझो। भोजन वो कैसे बनाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन निर्माण करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है स्वापोषी पोषण। यहाँ आप लोग अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को एक रूप से बता देता हूं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, आप लोग यहाँ लिख लीजिए प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, एक बार मुझसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा चीज है जिसमें 3 सा आते हैं, तीनों। तो आप लोग देखिए, सा 1 सा 2 सा 3 सा, तो आपका संश्लेषण जो है उसमें तीनों सा आ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा याद रखना। प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण। ठीक है,
तो आप लोग इतना याद रखना, जैसे प्रकाश संश्लेषण से जो पूर्ण पौधे होते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये होता है स्वापोषी पोषण। अब आता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है? देखिए, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर आश्रित होते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। स्टूडेंट आप लोग समझिए, ऐसा मतलब जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। अगर आप मनुष्य को ही ले लीजिए, क्या मनुष्य खुद भोजन बनाता है? देखिए, जब धान हो या गेहूं हो, वो जब पेड़ मतलब पौधों में लगता है तो उसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं मनुष्य। तो ये खुद पर आश्रित नहीं होते हैं बल्कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां लिख सकते हैं नंबर 1 एग्जाम्पल, आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मनुष्य। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग जानवर भी होते हैं। ठीक है, जानवर भी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कवक भी होता है, कवक, जीवाणु, जैसे ये सब खुद नहीं बनाते हैं, मेरा ये कहना है। ठीक है, दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आदि। तो ये होता है आप लोगों का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप लोग इसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आगे हमारा है अमीबा में पोषण। देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पोषण पढ़ाया, तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। ये एनसीईआरटी बुक में है, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अमीबा में पोषण। देखिए, अमीबा में भी पोषण मनुष्य की तरह होता है। अगर हम अमीबा को लें तो अमीबा में भी पोषण मनुष्य की तरह ही होता है और खाद्य पदार्थ का पाचन शरीर के अंदर होता है, और जो उसके खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो पाचन होता है शरीर के अंदर होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं अमीबा में पोषण कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक चित्र अभी अभी बनाया है। यह है आप लोगों का अमीबा। ठीक है, ये आप लोगों का है अमीबा, और ये है आपका केंद्रक। अमीबा के अंदर केंद्रक होता है, और ये कोई खाद्य पदार्थ उनके सामने रखा है, यानी कि खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ, यानी कि अमीबा का। ठीक है, तो ये जो खाद्य पदार्थ है धीरे धीरे यहाँ मुंह के टाइप का, माउथ के टाइप का बना लेता है खाद्य पदार्थ को खाने के लिए। ये आपका केंद्रक ही है, तो मैंने एक बार बता दिया तो दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। तो ये फिर होता है अंदर, यानी कि शरीर के अंदर इसका पाचन होता है। ठीक है, तो ये शरीर के अंदर आ जाता है, इनके अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ इनका पाचन हो जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ ऐसे ऐसे बना दे तो काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, बिंदु टाइप का। तो स्टूडेंट ऐसे होता है अमीबा में पाचन। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब एक बात और आता है स्टूडेंट, ये जो आपका खाद्य पदार्थ है यहाँ जब पहुंच जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं, ये आपका खाद्य कण है, और इसी को हम लोग कहते हैं, इसके अंदर होता है खाद्य रिक्तिका। ठीक है, खाद्य रिक्तिका। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। पोषण के प्रकार, अमीबा में पोषण, इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मैं आप लोगों को आगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को पढ़ाऊं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो तो एक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, आप लोग लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए। आइए मैं आप लोगों को आगे बढ़ाता हूं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, अगर आप लोग समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और मैं आप लोगों को चित्र भी समझाऊंगा, उनके भाग भी समझाने वाला हूं। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिए। देखिए, जब यानी कि पाचन का अर्थ है, जो आपका पाचन का अर्थ है जब में स्टूडेंट, जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील की अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना। ठीक है स्टूडेंट, बात को समझो। जैसे कोई अघुलनशील पदार्थ है, अब उसका पाचन का अर्थ है तोड़ना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना और उसको पचाना। ठीक है, तो अघुलनशील पदार्थ को घुलनशील की अवस्था में बदल देता है और उन्हें अवशोषण के योग्य बना देता है, यानी कि अवशोषण करने के, यानी कि निगलने के योग्य बना देता है, जिसमें रुधिर में मिलकर सारे भागों में पहुंच जाता है, पाचन कहलाता है। तब ये सब जब बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, यानी कि मतलब बहुत महीन हो जाते हैं, तो वो रुधिर में मिल जाते हैं, और रुधिर में मिलने के बाद पूरे शरीर के भागों में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने अच्छे से समझा दिया है। देखिए, पाचन का अर्थ है अघुलनशील, जल में जो है अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे या जिनमें रुधिर में मिलकर सारे भागों में पहुंच जाए, पाचन कहलाता है। अब हम लोग इसके पाचन के देखिए, मैंने बनाया है, बहुत ही मेहनत किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छा बना हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आप लोगों को इनके भागों को बताने वाला हूं कितने। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यहां आपका स्टूडेंट जिह्वा, या हम लोग कह सकते हैं जीभ। ठीक है, जिह्वा। ठीक है,
जिह्वा। अगर हम बात करें तो यहां आपका है, यहां इधर मैं लिख देता हूं मुख, यानी कि मुंह। अगर हम इसे कहें तो इसे हम लोग कह सकते हैं मुख गुहा, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, मुख गुहा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारा स्टूडेंट ये जो है ये चीज, इसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। अगर हम बात करें ये आपका जो है इसके अंदर जो है, पहले आप लोग ये समझिए क्या है, ये है आपका यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये आप लोग समझ लेना, ठीक है, यकृत। और इनके अंदर जो है इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय। समझ में आया? अभी मैं आप लोगों को एक बार और समझा दूंगा। देखिए ये है आपका जीभ, ये है मुख, ये जो अंदर इस टाइप का है ये देख सकते हैं आप लोग, मैं इसे कलर कर देता हूँ। ये आपका है पित्ताशय, और ये जो आपका पूरा सा भाग है ये इतना जो मैंने कर दिया है कलर इसके अंदर का, ये आपका है यकृत, ठीक है, ये यकृत है। और ये आपका डायफ्राम है, ये आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। और आप लोग यहां तक समझे। अब ये आपका है अमाशय, अमाशय जिसे हम लोग कहते हैं पेट, ठीक है। तो पेट, तो ये होता है अमाशय, ठीक है, पेट। और इसके आगे आइए देखते हैं। अब देखिए यहां मैं आप लोगों को एक बताता हूं, ये देखिए कुछ पत्ती के टाइप का है ये, ठीक है, इसे ये बीच का, ठीक है, ये इसे मैं कलर कर देता हूं। ये चीज आपका क्या है, सब भाग आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये है आपका स्टूडेंट अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। इसके आगे ये आपका है बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत जिसे हम लोग कहते हैं वेदांत, ठीक है। तो ये आप लोगों के एनसीईआरटी में है बड़ी आंत। और ये आपका जो अंदर होता है ये होता है आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत। अभी मैं आप लोगों को इनके भागों को भी पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग अच्छे से पहले भाग को देख लीजिए। ये है आपका गुदा द्वार, ठीक है, गुदा द्वार। तो मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं। ये पूरा मैंने एक पिक्चर बनाया है बहुत ही मेहनत करके, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ देखिए, यहाँ जो होता है जिससे हम भोजन को खाते हैं, मुख यानी कि मुंह जिसे हम लोग मुख गुहा भी कहते हैं, जीभ जिससे हम स्वाद लेते हैं जो खाते हैं जिसका, ठीक है। ये आपका है डायफ्राम, डायफ्राम जो आप लोगों का ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। और ये आपका है पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है, जो पित्त रस का श्रावण करता है। ये आपका यकृत, यकृत जो आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये आपका छोटी आंत, छोटी आंत से जब भोजन का मतलब अवशोषण हो जाता है तो बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो हुई एक छोटा सा टॉपिक। अब मैं आप लोगों को इनके भागों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग मुख है तो मुख को आप लोग वैसे तो बता नहीं पाएंगे, वैसे तो लिख नहीं पाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मुख, मुख आप लोग देखिए, देखिए आप लोग इतना तो जानते हैं मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, यानी कि मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं यानी कि खाते हैं। और मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, ये आप लोगों को पता है, मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है जिससे निकलने वाला लार भोजन को निगलने में सहायता करता है। सोचिए, देखिए आप लोग लार तो समझते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा मतलब लचीला टाइप का होता है। और उससे क्या होता है, जब भोजन को थोड़ा लुगदी टाइप का बना देता है, और जब वो बन जाता है तो वो निगलने में काफी सहायता मिलता है, ठीक है, यानी कि आसानी से निगल जाता है भोजन। तो इसीलिए लार नामक एंजाइम पाया जाता है। लार टाइलिन नामक एंजाइम को शर्करा में बदल देता है। लार जो होता है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, उसे शर्करा में बदल देता है, ठीक है। तो ये थी एक मुख तथा मुख गुदा, ठीक है। तो मुख एंड मुख गुहा, तो ये आप लोग समझ गए। इसे नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अगर नहीं बनाओगे तो बाद में आप लोग बहुत पछताओगे, ठीक है। तो नोट अभी से बनाते रहिए। तो आगे हमारा आता है ग्रसिका, ठीक है। जब हम भोजन मुंह के द्वारा खाते हैं तो एक नली होती है जिसे ग्रसिका कहते हैं या ग्रस नली कहते हैं। तो वहां आप लोग समझिए, निगल द्वार से भोजन, जो निगल द्वार से यानी कि हम खाते हैं वो निगल द्वार होता है, वहां से भोजन ग्रासिका में जाता है, यानी कि ग्रासिका में पहुंच जाता है, ग्रासिका से अमाशय में, यानी कि वो एक नली के टाइप का होता है, वहां कुछ होता नहीं, उसका पाचन नहीं होता भोजन का, ठीक है। तो वो क्या होता है, ग्रासिका से सीधा अमाशय में चला आता है, ठीक है। एक तरह से मार्ग होता है, रास्ता होता है। अब आता है अमाशय, अमाशय में भोजन आता है तो क्या होता है, इसमें जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। जठर नामक ग्रंथि आप लोग समझते हैं, जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। और जठर नामक ग्रंथि किस रस का श्रावण करता है, जठर रस का, ठीक है।
जठर रस का स्रावन करता है या जठर रस निकलता है। और जठर रस HCl, पेप्सिन, रेनिन पाया जाता है। ठीक है, HCl जो आपका होता है आप लोग नीचे लिख सकते हैं, या मैंने नहीं लिखा तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। HCl आप लोग हेडिंग डालिए, ठीक है, और लिख सकते हैं। HCl जो होता है वो भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, अम्लीय बनाता है, और जो आपके कठोर कण होते हैं उसे गलाता है। ठीक है, और आपका पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है आप लोगों का प्रोटीन को, ठीक है, पेप्टाइन्स में बदल देता है। तो ऐसे आप लोग इसे लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो HCl होता है भोजन को अम्लीय बनाता है, और जो कठोर कण होते हैं उसे गलाकर सरल बना देता है। ठीक है, यानी कि सरल बना देता है, पचने के योग्य बना देता है। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइन्स में बदल देता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझे। और रेनिन दूध को फाड़कर उसमें घुलकर कैसीन को अलग कर देता है। अमाशय जो होता है, अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है, और भोजन के इस स्वरूप को कायम कहते हैं। यानी कि इन सब जो स्वरूप है उसे कायम कहते हैं। ठीक है, कायम आप लोग समझ लीजिए, भोजन जो होता है 3 से 4 घंटा आपके अमाशय में होता है, और इन सब प्रक्रिया को कायम कहते हैं। जो मैंने बताया HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को छोटी आंत के बारे में बताता हूँ। छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है। गृहिणी आप लोग समझे होंगे, गृहिणी। ठीक है, उसके बाद आता है छोटी आंत। ठीक है, यहाँ आप लोग गृहिणी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन होता है, HCl इसे अम्लीय तथा अम्लीय बनाता है। ठीक है, कठोर कण को तोड़कर सरल बनाता है। फिर अमाशय से गृहिणी में आता है। ठीक है, फिर गृहिणी क्या होता है, छोटी आंत में आता है। गृहिणी से भोजन छोटी आंत में। अमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है, गृहिणी से छोटी आंत में आता है। ठीक है, गृहिणी से भोजन छोटी आंत में आता है। तो यहाँ आप इतना भी लिख सकते हैं, गृहिणी में, अमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है, गृहिणी से छोटी आंत में आता है। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है। जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो उसका अत्यधिक पाचन हो जाता है, तथा अवशोषण जल तथा भोजन ही बचते हैं। जो बेकार भोजन है वो बचते हैं, और जो बचे कुचे जल होते हैं और भोजन वही बचते हैं जो खराब होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अब हमारी आती है बड़ी आंत। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रैक्टिस किया और आप लोग समझ भी गए होंगे। देखिए बड़ी आंत क्या होता है, छोटी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ, ठीक है, बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में आ जाता है, फिर गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। जो खराब पदार्थ होते हैं वो जो गुदा द्वार होता है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया पोषण के बारे में और पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझा दिया, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा पोषण और पाचन तंत्र। नोट्स अभी से बनाते रहिए। ठीक है, नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि आप लोगों के नोट्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना आप लोग लाइक करेंगे उतना जल्दी मैं इसका पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग जितना शेयर करोगे उतना जल्दी मैं इस पार्ट को समाप्त कर दूंगा, मैथ भी थोड़ा पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।